आज हम पढ़ेंगे सरकार के बारे में। सरकार ये क्या होती है और इसका क्या काम होता है। देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, ठीक है। दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका। तीसरा जो सरकार का अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका। ये क्या है? तीन यानी सरकार के अंग हैं। तो इन तीनों के ही अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है, यानी कानूनों का कानून बनाना। कानून तो बना दिया लेकिन उसे देश में लागू कौन करे? तो उसका काम है कार्यपालिका का, यानी कानून लागू करना। भाई कानून लागू भी हो गया, बन भी गया, लेकिन उसको लोगों को समझाए कौन? तो यानी न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना। ये सरकार के 3 अंग हैं और तीनों अंगों के अलग अलग कार्य हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका को हमारे भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संसद के नाम से जाना जाता है। और कार्यपालिका के अंदर जितने भी मंत्री हैं, राष्ट्रपति वगैरह, वो आ जाते हैं। न्यायपालिका आपको पता है। और हमको पढ़ना है संसद यानी व्यवस्थापिका। हमारे देश में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है ना। हम देखेंगे भारत में जो संसद की जो संवैधानिक स्थिति है उनके बारे में अध्ययन करेंगे पहले तो। यानी संसद की स्थिति क्या है, यानी क्या विशेषता है। देखो, हमने ब्रिटेन से ही संसदीय शासन व्यवस्था ली है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, हम अपनी शासन जो व्यवस्था उनको पूर्णतया संसदीय नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था और भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे है भाई? ब्रिटेन में जो संसद कानून बना देती है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन भारत में यदि कानून बनाती है भारतीय संसद तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। कैसे? एक लेखक है डी लोमे। डी लोमे जो ब्रिटेन की संसद है उनके बारे में एक बार कहा था। डी लोमे ने कहा था कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है लेकिन स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती। इसका स्पष्ट मतलब है कि जो ब्रिटेन की जो संसद है वो चाहे जैसा कानून बना सकती है, लेकिन भारत की ये परिस्थिति नहीं है। भारत में कुछ अलग है। भारत में ये सब नहीं हो सकता, जैसा चाहे वैसा कानून नहीं बना सकती। ये बात हो चुकी केशवानंद भारती मामले में। यानी एक मामला आया था, केरल राज्य का था वो, केशवानंद केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया कि संसद की जो शक्ति है वो अमर्यादित नहीं है, यानी मर्यादा लगा दी इस मामले ने। ये 1973 में हुआ था। केशवानंद केरल राज्यवाद, इन्होंने कहा संसद की जो शक्ति है वो अंतिम शक्ति नहीं है, उसे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है। अब देखो, देखा जाए तो हमारी जो भारतीय संसद है उन पे क्या क्या मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं क्या? पहली बात तो ये है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है। नंबर 1 पहली मर्यादा है कि हमारा संविधान क्या है? लिखित है। संविधान लिखित है, वह संसद पर अंकुश जरूर होता है। ये स्पष्ट है कि हमारा जो संविधान है उसका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 245 एक। अनुच्छेद 245 कहता है कि जो संसद है, जो व्यवस्थापन जो शक्ति है उसका प्रयोग है वो संविधान के अनुसार करेगी। ठीक है, पहली बात हो गई लिखित संविधान की मर्यादा हो गई हमारी संसद। फिर दूसरी बात आती है, हमारा संविधान क्या है? संघात्मक है। संघात्मक शासन व्यवस्था वो अमेरिका से ली गई है। और हमारा जो देश का जो संविधान है वो कैसा है? संघात्मक है। संघात्मक शासन है इसलिए क्या है कि इनमें शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे संघ सूची पर कौन बनाती है कानून? केंद्र। राज्य सूची पर कौन? राज्य। तो स्पष्ट है कि जब राज्य सूची पर कानून राज्य बनाती है तो यह अमर्यादित तो नहीं है, यानी राज्य को भी यह अधिकार दिया गया है कि कानून बना सकती है, तो संसद अमर्यादित नहीं है, यानी संघात्मक शासन भी एक मर्यादा है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, आता है संविधान संशोधन। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत। भाई 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद यदि संशोधन करती है तो आधे राज्यों यानी 1/2 राज्यों का अनुमोदन भी अति आवश्यक है। यानी इस पर भी क्या हो गया, जब संविधान संशोधन करती है तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति अति आवश्यक है, तो ही उसके बाद भी संविधान में संशोधन होगा, वरना वो क्या होगा? विधेयक गिर जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर की जो मर्यादा आती है वो है हमारी न्यायिक पुनरावलोकन। मर्यादा है वो यह है, यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के जो खिलाफ होता है उस पर क्या करती है? न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से न्यायपालिका वो उसे अवैध घोषित कर देती है उस कानून को।
क्या कर देती है, अवैध। यानी यदि संविधान के अकॉर्डिंग कोई कानून नहीं है, उसका उल्लंघन संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून उसका उल्लंघन करता है संविधान का, तो क्या करता है, न्यायपालिका उसे अवैध करार दे सकती है। इन सभी बातों से स्पष्ट हो गया कि हमारे जो देश की संसद है वो पूर्णतया अमर्यादित नहीं है। यानी हमारे देश में ना तो संसदीय शासन व्यवस्था है और ना ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। यानी हमारे देश में है वो कौन सा शासन व्यवस्था, यानी एक तो संसदीय, न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों का सम्मिश्रण मान सकते हैं हमारी शासन व्यवस्था को। अब पढ़ेंगे हम भारतीय संसद के कार्य व शक्तियां। भारतीय संसद के कार्य व शक्तियां क्या, देखो पहली हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। देखो पहली जो शक्ति है वो है व्यवस्था संबंधी। देखो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में सबसे पहले हम लेते हैं, देखो एक नंबर, संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है। कौन सी विषय पर, संघ सूची पर। इसके अलावा समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर। इन दोनों पर कानून बना सकती है कौन, संसद। देखो संघ सूची पर तो कानून बनाती ही बनाती है क्योंकि इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। प्लस समवर्ती सूची में क्या है कि राज्य भी कानून बना सकता है और ही संसद भी कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 245 के तहत संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, फिर आता है संकट काल के समय। संकट काल की जो स्थिति आती है तब अनुच्छेद 250 के तहत, अनुच्छेद 250 के तहत संकट काल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा है जब दो या दो से अधिक विधानमंडलों द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करने पर। अनुच्छेद 252 के तहत। अगला है हमारा दो या दो से अधिक विधानमंडल की इच्छा प्रकट करने पर भी संसद कानून बना सकती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है, अगला है राज्यसभा द्वारा अपने दो तिहाई बहुमत से उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी जो विषय राष्ट्रीय महत्व का है, जो राज्य सूची में, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उस पर कानून कौन बना सकता है, संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे 2 नंबर, वित्तीय शक्ति। कौन सी, वित्तीय शक्तियां। देखो वित्तीय शक्तियां के अंतर्गत यदि, देखो कोई भी कर है, अनुदान है, वो संसद की पुष्टि अति आवश्यक है। यदि किसी राज्य पर कर लगाना है या देश में कोई भी कर लगाना है या किसी को अनुदान राशि देनी है तो उस पर किसकी पुष्टि आवश्यक है, संसद की। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात है कि लोक लेखा व प्राकलन समिति की नियुक्ति भी संसद के द्वारा ही की जाती है। एक तो लोक लेखा और एक प्राकलन समिति, ये दो जो समिति है इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करती है, संसद ही करती है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर भी विचार करती है। कौन, किस पर, यानी वित्तीय शक्ति में एक तो लोक लेखा और प्राकलन समिति की नियुक्ति करती है। ठीक है, इसके अलावा देश में कोई भी कर लगाना है या देश के किसी हिस्से में अनुदान देना है तो वो कौन करती है, संसद की अनुमति आवश्यकता है। इसके अलावा संसद का जो संघीय वित्त पर है वो पूर्ण नियंत्रण होता है। कौन से वित्त पर, संघ का जो वित्त है उस पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है। संसद की स्वीकृति बिना राष्ट्रीय वित्त पर कार्यपालिका खर्च भी नहीं कर सकती। ये क्या है, राष्ट्र जो संसद है उसकी वित्तीय शक्तियां हैं। आगे पढ़ते हैं, कार्यपालिका शक्तियां। देखो कार्यपालिका से संबंधित है कि देश में जितने भी मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका जहां नाम आए ये समझ लेना कि देश के मंत्रियों की बात हो रही है। ठीक है, देखो मंत्रिमंडल संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जो जितनी भी हमारे देश की जो भी मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री समेत, वो सारी की सारी किसके प्रति उत्तरदायी होगी, संसद के प्रति होगी। जो मंत्री, हमारी जो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री मिलकर के जो हमारी जो कार्यपालिका बनती है वो सारी की सारी किस पर उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। दूसरी बात यह है कि जो संसद का सदन है, लोकसभा, यानी संसद का जो सदन है इसमें सभी मंत्रियों को अपना विश्वास मत प्राप्त करना होता है। यदि लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा यदि विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसे समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उचित यही है कि समस्त मंत्री अब वो लोकसभा में अपना विश्वास मत बनाए रखे, यानी अपना जो विश्वास है उसका उपयोग सही तरीके से कर, मतलब है कि मंत्रिमंडल को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है और उसी में बहुमत प्राप्त करना होता है, तब तक ही सत्ता में रह सकती है।
दूसरी बात यह है कि संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, इसके द्वारा भी सरकार पर पूरा का पूरा नियंत्रण रखा जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव वगैरह ये सब क्या है? सरकार पर संसद द्वारा नियंत्रण के तरीके हैं। इसके अलावा जैसे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, इनसे क्या होता है? ये भी विरोध का ही एक जरिया है। संसद के सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती प्रस्ताव स्वीकृत कर अपना विरोध कर सकती है आराम से, ठीक है ना। सरकारी विधेयक पर अपना विरोध भी दिखा सकती है। जैसे विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक जो सरकार की ओर से लाया जाता है, दूसरा होता है गैर सरकारी, ठीक है ना। तो सरकारी विधेयक पर विरोध अपना मत प्रकट कर सकती है कौन? संसद। अगली जो शक्ति है जैसे राज्यों से संबंधित, राज्यों से संबंधित भी तो शक्तियां, जैसे राज्यों से संबंधित कौन सी शक्तियां? राज्य। अब राज्य से संबंधित क्या होती है? जैसे देखो नंबर 1, ये 4 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो राज्यों से संबंधित, देखो अनुच्छेद 3 के अनुसार, देखो अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद है वो राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। एक नंबर 2, संसद है वो राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। जैसे कोई 2 राज्य हैं उनको मिलाकर के उसको एक कर सकती है, या कोई बड़ा राज्य है उसके बीच में से यानी चीर फाड़ करके 2 राज्य भी बना सकती है। ये काम क्या कर सकती है? संसद कर सकती है। कौन करती है? संसद कर सकती है। या किसी राज्य का अस्तित्व भी खत्म कर सकती है, यानी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य में परिवर्तन कर सकती है, नामकरण कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है, या राज्य का अस्तित्व भी खत्म कर सकती है, यानी मैप से उस राज्य को हटा भी सकती है। ये सारी बातें संसद करती है। और संसद, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। अगला है संविधान संशोधन। हमारी जो संसद है वो संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, ठीक है। निर्वाचन शक्ति, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकती है। अनुच्छेद 54 के तहत तो संसद है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, और अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा द्वारा किया जाता है, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 66 के तहत किया जा सकता है। इसके अलावा संसद है वो महाभियोग लगा सकती है। क्या लगा सकती है? महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया वो संसद द्वारा ही लगाई जाती है, ठीक है। तो आज का जो लेसन है ये यहीं पर पूरा होता है।